हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकिताज एजुकेशनल पॉइंट पे। फाइनली आज मैंने एक वीडियो बनाया है काफ़ी डिमांड के बाद। एक्चुअली कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि आगे से मैं कंटिन्यू करूँ। काफ़ी बीएड के नोट्स के लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं। जो एक वीडियो पड़ा हुआ है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो मैं कोशिश करूँगी कि बीएड का भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँ और टीटी का भी प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, मतलब आगे नहीं रोज तो एक एक दो दो दिन पे आपको बीएड और ये टीटी, वैसे तो टीटी पे ज़्यादा फोकस करना चाह रही हूँ। बीएड का भी मैं कुछ ऐसा नोट्स दे दूंगी जिससे आपके लिए जो नोट्स दूँ वो इनफ रहे, आपको इधर उधर ना भागना पड़े। तो वैसे मतलब कोशिश कर सकती हूँ, आपको नोट्स जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, एनीवे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, उसमें जो पोर्शन है हमारा पर्यावरणीय अध्ययन मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, उसका जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ये बता रही हैं, और ऐसे तो काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, बट वो एक आंसर की के हिसाब से पड़े हुए हैं कि जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो आंसर मिला सकते हैं। मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन किया है, मैं इस आंसर की के हिसाब से नहीं, मैं बस प्रीवियस ईयर जो हमारे पढ़े जाते हैं क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए उसलिए बता रही हूँ। अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिससे कि जो भी आपका इसमें क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाए। तो क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया जिससे कि आप रिवीजन कर सके। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि टीटी का एग्जाम आने वाला है, अभी डेट कुछ नहीं पता है, और कोशिश करूंगी कि आगे से और भी सारे वीडियोस मैं आपको देती रहूं। ठीक है, और जो भी हमारा इसके और भी पोर्शंस हैं, मैथ्स है और हिंदी का है, इंग्लिश का है, उनको भी आगे सोल्यूशन कराऊंगी उनका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थाओं में है। तो इसका 4th नंबर आंसर सही है, आप याद रखेंगे। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में अगर समझ रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में समझना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, राज्यपाल मतलब गवर्नर, इनकी नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। तो ये हमें सभी को पता होना चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए उम्र राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। ठीक है, अच्छा, जो ये राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, ये किस आर्टिकल मतलब किस अनुसूची में लिखा हुआ है। तो अनुसूची जो भारतीय संविधान की अनुसूची 157 है, 157 अनुसूची के अनुसार अगर हम देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ये अनिवार्य है उसके लिए अगर उसको राज्यपाल पद पर बैठना है तो। ठीक है, तो ये 157 अनुसूची में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाइए। तो भारतीय संघ है, राज्य है, नगर निगम है और ग्राम पंचायत है। तो भारतीय संघ का हमारा हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। राज्य का हमारा हेड कौन होता है, राज्यपाल। नगर निगम का हमारा हेड कौन होता है, मेयर। और ग्राम पंचायत का हमारा हेड होता है सरपंच। तो अगर हम इसमें से देखें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ACDB। आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ। तो आर्टिकल 356 जो है इसका पहला प्रयोग हुआ केरल में, और कब हुआ, 1959 मतलब 1959 में इसका प्रथम प्रयोग हुआ। और कहाँ प्रयोग हुआ, केरल में, और कब हुआ, 1959 में। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आया है क्या, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में है क्या, तो समझिएगा। केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का भूत वाला जो सरकार होता है उसको बर्खास्त करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देना, यह है हमारा 356 आर्टिकल के अंदर। ठीक है, और इसका प्रथम प्रयोग हमारा केरल में किया गया और 1959 में इसका प्रथम प्रयोग हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। तो नगर निगम द्वारा हमारा गृह कर लगाया जा सकता है, मतलब हाउस टैक्स हमारा नगर निगम लगा सकता है। नेक्स्ट है कि पूर्वा
किस अधिवास में शामिल है, मतलब हेमलेट इज एसोसिएटेड विद विच सेटलमेंट। तो जो पूर्वा है ये हमारा शामिल है, मतलब ये जो रिलेटेड है ये हमारा रिलेटेड है ग्रामीण अधिवास से। थर्ड नंबर आंसर इसका सही है, रूरल से जो पूर्वा है ये सम्मिलित है या फिर संबंधित है। ठीक है, पूर्वा जो है वो ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड है। इससे पूर्वा क्यों कहा जाता है, मतलब ये होता क्या है एक्चुअल में पूर्वा। तो जैसे कि आप देखते होंगे ग्रामीण इलाकों में जो छोटे छोटे हार बनाकर समूह बनाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो घर क्या बनाए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं पुराधिक। ठीक, तो उन्हीं को उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा एक अलग शब्द बोला जाता है पुरा, इसका प्रयोग किया जाता है जो कि ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, जो हेमलेट है ये एसोसिएटेड है रूरल सेटलमेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, मतलब कि जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से पूछा गया है कि ज्वालामुखी पर्वत कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जो किलिमंजारो है, यही ज्वालामुखी पर्वत है। ये कहाँ है, ये तंजानिया में स्थित है। ठीक है, अच्छा अभी कुछ टाइम पहले, मतलब जब दिसंबर के टाइम पे शायद, कि अभी अफ्रीकी महाद्वीप जो सबसे ऊंची ये चोटी है कौन सी, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, इसमें काफी भयानक आग लगी थी। ठीक है, तो आप ये भी चीज याद रखेंगे, ये एक करंट अफेयर के बेस पे आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जो ये जो किलिमंजारो है ये तंजानिया में अवस्थित माउंट किलिमंजारो है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी लंबाई लगभग 5,895 मीटर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे किलिमंजारो। नेक्स्ट है एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो एलिफेंटा द्वीप जो है ये मुंबई तट पर अवस्थित है। तो इसका सेकेंड नंबर आंसर सही होगा। एलिफेंटा द्वीप जो है ये महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो मानसूनी वन पाए जाते हैं 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। फर्स्ट नंबर आंसर इसका सही है। ये जो वन है ये प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। कौन, मानसूनी वन। ठीक है, इन्हें मानसून वन कहा जाता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, और जो ये है जैसा अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कहाँ, ये जो वन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब किनके मध्य पाए जाते हैं, तो ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। ये जो कार्बी एंगलोंग है ये पठार, ये किसका विस्तार है, तो ये हिमालय का विस्तार है। थर्ड नंबर आंसर इसका सही है। कार्बी एंगलोंग जो है ये भारत के असम राज्य का एक जिला है। ठीक है, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और खनिज संपदा से भरपूर है। जो ये जिला है ना इसमें अदरक की जो कृषि होती है, खेती होती है और निर्यात के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, तो आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। ये जो दिए गए हैं इसमें पूछा गया है जो अचल जीव है ये मतलब इसमें से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। अचल जीव का मतलब समझते हैं, जो चल नहीं सकते, मतलब कि चल फिर नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते, मतलब कुछ ठीक है बट मतलब चलना फिरना उनसे नहीं होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो चल फिर नहीं सकता, अजीव जीव का, अचल जीव का उदाहरण है। तो जो हमारा यूप्लेक्टेला है, ठीक है, ये अचल जीव का उदाहरण है। ये व्हाइट कलर का होता है, बहुत प्यारा सा लगता है और यही है अचल जीव का उदाहरण जो चल फिर नहीं सकता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। तो जो प्रोटीन अणु है ये इकाई है अमीनो अम्ल की। सेकंड नंबर आंसर इसका सही है। अमीनो अम्ल क्या होता है, अमीनो अम्ल वे अणु होते हैं जो हमारा NH2 प्लस COOH, इसका मतलब क्या है NH2 और COOH। तो जो NH2 है ये अमाइन है और जो ये COOH है ये कार्बोक्सिल है। ठीक है, तो ये दो है, ये जो अमीनो अम्ल है ये इनमें दो ग्रुप्स पाए जाते हैं। हम बोल ऐसे सकते हैं कि अमीनो अम्ल वे अणु होते हैं जिनमें अमाइन मतलब NH2 और कार्बोक्सिल मतलब COOH दोनों ही ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है मतलब नहीं पाया जाता है। तो जो तारक काय है ये अंगक पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। तो इसका फोर्थ नंबर आंसर सही है।
अब इसमें ये तारक का आया है, अगर हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में तारक क्या क्या होता है या फिर इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, तो हमें क्या समझना है, तारक का जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है। काफ़ी लोग की डिमांड होती है हिंदी की, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बता रही हूँ, तो आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। तो जो तारक का है उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, ये होता क्या है, तो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसको छोड़कर सभी प्रकार के प्राणी कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म में एक तारानुमा रचना दिखाई देती है। तारानुमा रचना दिखाई देती है, उससे ही हम तारक काय बोलते हैं, मतलब सेंट्रोसोम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब कि ग्लैंड कौन सी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन कौन सी है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन है यकृत मतलब कि लीवर। 4th नंबर आंसर इसका सही है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ज्यादातर क्वेश्चंस में आया हुआ है, पूछा गया है एग्जाम्स में और हमको पता भी है। तो जो लीवर है ये पेट के, अभी सभी को पता है कि ये पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ये ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो पित्त मतलब कि ये जो यकृत है ये बाइल का निर्माण करती है, मतलब कि पित्त का निर्माण करती है। ओके, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो इसका तो बहुत ही इजी है, तो ये तो सभी को पता होगा, सारस क्रेन। ठीक है, जो सारस क्रेन है ये राज्य पक्षी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। रेनडियर कहाँ पाया जाता है, तो जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, टुंड्रा, वहीं पर ये रेनडियर पाया जाता है। 1st नंबर आंसर इसका सही है। टुंड्रा, जो रेनडियर होता है, कैरिबो होता है, जो ये टुंड्रा प्रदेश होता है इसमें रेनडियर पाया जाता है, कैरिबो पाया जाते हैं, मतलब जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो भी पाए जाते हैं, लोमड़ी होती है और मस्क बैल होती है, खरगोश होते हैं, ये स्थलीय जीव जो हैं, और सील है, व्हेल है, वालरस है, ये आदि जलचर यहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो ये आप साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो इसमें आपको याद रखना है जो कंपास है यही शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, और पंपास, डाउन्स, प्रेरिस ये जो है ये है शीतोष्ण घास प्रदेश, क्योंकि कंपास का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है इसके उस पे क्षेत्र पे, तो इसका कोई भी मतलब प्रदेश नहीं है, घास प्रदेश ये नहीं है। तो इसके बारे में अगर हम समझें तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो शीतोष्ण घास है इसके मैदान जो है, मतलब जो शीतोष्ण घास है ये होता क्या है एक्चुअल में, तो जो ये है इसके जो मैदान होते हैं वो खुले घास के मैदानों के क्षेत्र होते हैं, जो पेड़ों से काफ़ी कम आबादी वाले होते हैं। जो शीतोष्ण घास है इसके जो मैदान होते हैं इसको अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मध्य उत्तरी अमेरिका इन सब सहित भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिणी में काफ़ी तरह के क्षेत्र, मतलब हम बोल सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में पाया जा सकता है। तो जो कंपास है ये एक शीतोष्ण घास नहीं है, अगर इस हिसाब से हम देखें इसकी डेफिनेशन शीतोष्ण घास की। नेक्स्ट है कि जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप पूछा गया है कि वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है जनसंख्या के आधार पर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो इसमें वृहत्तम महाद्वीप है एशिया, तो इसका कौन सा आंसर सही है, 2nd नंबर आंसर इसका सही है एशिया। ठीक है, एशिया या फिर हम बोल सकते हैं जम्बू द्वीप। ठीक है, ये जो है ये आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, पश्चिम में जो इसकी सीमाएं हैं ये यूरोप से मिलती हैं, ये आपको साथ में याद रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो भारत में जो थारू जनजाति है ये निवास करती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में, इन दोनों में ही ये तराई जो ये जनजाति है ये निवास करती है। आप सोच रहे होंगे दोनों कैसे हो सकते हैं, बट ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर थारू जनजाति निवास करती है। उत्तराखंड जिसके बारे में कुछ टाइम पहले करंट अफेयर आया था, और उत्तर प्रदेश इसके बारे में भी करंट अफेयर आया था। ठीक है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इनके तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। जो ये थारू जनजाति है ये तराई क्षेत्र में पाए जाने वाली एक जनजाति है। जो थारू जनजाति है इसके लोग कैसे होते हैं, कद में थोड़ा छोटे होते हैं, और जो चेहरे की आकृति होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, और थोड़ा येलोइश कलर के होते हैं, मतलब येलो रंग में होते हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जो मैंने आपको बताया करंट अफेयर बताया गया, तो दिसंबर में ऐसा मैंने शायद आपको बताया था कि अभी पिछले साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन विभाग की एक
होम स्टे योजना के माध्यम से नेपाल से सटे प्रदेश के जो ये होते हैं थारू जनजाति वाले, ठीक है, इसमें बलरामपुर है, मतलब जो सटे जिले हैं जैसे बलरामपुर है, लखीमपुर है, पीलीभीत है, इनसे थारू गांवों को जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा था। ये करंट अफेयर आया था हमारा अभी दिसंबर में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सेकेंड नंबर आंसर इसका सही है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है और मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है ये। और जो ये संयंत्र है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से करी गई थी 1955 में, ठीक है, 1955 में। सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन, तो आपको और भी अच्छे से ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। अब है कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह क्या है? तो जलीय खरपतवार मतलब बंगाल का खरपतवार जो है ये बोला जाता है जलकुंभी को। सेकंड नंबर आंसर इसका सही है। अगर हम इसका बोटानिकल नेम बोलें, सॉरी मतलब बायोलॉजिकल नेम बोलें तो इसका नेम है एकोर्निया क्रॉसिपस, ठीक है। तो आप इसका नाम याद रखेंगे जलकुंभी का। तो पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है जलकुंभी, जो अमेज़न का है लेकिन पूरे विश्व में फैल गया है। जो जलकुंभी है ये सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था और भारत में इसे तभी टेरर ऑफ बंगाल या फिर हम बोल सकते हैं बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या हो सकता है? तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण ये प्रजनन नहीं कर सकता है, ये लक्षण इसका हो सकता है क्या? अजैविक होने का। नेक्स्ट है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, सभी को पता होगा इथाइलिन जो है ये फलों को पकाने में सहायता करता है। फोर्थ नंबर आंसर इसका सही है। ये एक पादप हार्मोन होता है जो पौधों में गैसीय अवस्था में उपस्थित रहता है। पादप हार्मोन एथिलीन पौधों के फलों को पकाने में सहायता करता है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। स्वतंत्र रूप से कहाँ? भूमि में रहने वाला अवायवीय जीव जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है वो क्या है? तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो इसका थर्ड नंबर आंसर सही है। ये दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवी रूप से पाए जाते हैं और नाइट्रोजन पौधों में उपलब्ध कराते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो जो ये डीएनए है बी वाला, बी डीएनए जो है ये कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो सेकेंड नंबर आंसर इसका सही है। जो बी डीएनए है इस प्रकार के डीएनए का कुंडलित रज्जुक पतला और लंबा होता है। इसमें एक खांच गहरी और दूसरी उथली पुथली होती है। ओके, बी डीएनए की। नेक्स्ट है कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है। ओके, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, पूछा गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले यात्री ट्रेन चली थी 1853 में। अब पूछा गया है कि ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी बंबई से थाड़े के बीच में। थर्ड नंबर आंसर इसका सही है। कब चली थी ये? 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। और ये ट्रेन ने करीब 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये जो ट्रेन है ये दोपहर 3:30 बजे से 3 बजे के आसपास चली थी और इसके लिए ब्रिटेन से 3 इंजन भी मंगवाए गए थे और इस इंजन को सुल्तान, सिंधु और साहिब ये नाम दिए गए थे। तो आप इससे रिलेटेड इस पॉइंट को याद रखेंगे। और 16 अप्रैल 1853 को ये भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित है सोनपुर में। थर्ड नंबर आंसर इसका सही है। सोनपुर मेला जो है ये बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा कब होती है? नवंबर से दिसंबर के बीच में ये होती है, इसमें लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। जो स्थानीय लोग होते हैं वो छत्तर मेला के नाम से भी इसको पुकारते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई?
तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई। 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना करी थी, राष्ट्रीय एकता परिषद की। और इसका जो अध्यक्ष होता है, इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अधिकारों में मिलता है। तो समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के 14 से 18 अनुच्छेद में मिलता है। थर्ड नंबर आंसर इसका सही है। अब बात आती है कि जो ये अनुच्छेद है इसमें रियल में कहा क्या गया है। तो आप याद रखेंगे कि इसमें कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। ये 14 से 18 के आर्टिकल में कहा गया है। तो समता के अधिकार पर उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में मिलता है। कौन सा अनुच्छेद? 14 से 18 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है। तो ये जो लचीला संविधान है ये यूनाइटेड किंगडम में लागू है। ओके, सो ये होता है हमारा पूरा कंप्लीट एनवायरमेंटल स्टडीज़, मतलब कि हम बोल सकते हैं पर्यावरण अध्ययन जो भी हमारा है, हमारा ये इम्पॉर्टेंट है। ये हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके तैयार करेंगे। तो हम तब तक, जब तक अभी तो टीटी की कोई डेट घोषित नहीं करी गई है, तो जब भी कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। और वैसे कोशिश करूँगी, काफ़ी लोग के मैसेजेस आते हैं तो इसलिए मतलब कोशिश करूँगी कि ये मैं अब कंटिन्यू रखूँ, मतलब थोड़ा एक दो दिन पे मैं ये करूं। और हाँ, ज़्यादातर लोग के बीएड के लिए आ रहे हैं तो उसको भी मैं आपका कराऊंगी। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दी जल्दी मैं आपको ये नोट्स दे दूंगी। ठीक है, सो आप रोज़ के रोज़ फॉलो करिए। जब भी मैं आपको वीडियो देती हूँ इंपॉर्टेंट रहता है, कंटेंट अच्छा रहता है। तो वैसे तो सारे ही लोग काफ़ी वीडियोस पढ़े हुए हैं, जो ये जो मैंने अभी बताया है सिर्फ आंसर्स पढ़े हुए हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा हुआ है। उन्होंने नॉर्मल आंसर्स बताए हैं जो मैच कर सकते हैं जिन्होंने भी दिया था। हमको कैसे पढ़ना है, हमको बस ध्यान से समझ के पढ़ना है कि हमें आगे देना है। यही क्वेश्चंस में कुछ आगे पूछा जा सकता है, इस मेंटल लेवल को बना के चलना है। ओके, सो गाइज हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है फिर। और क्या, बाय, थैंक यू सो मच।